एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग के बारे में। रिमोट सेंसिंग होता क्या है? सुदूर संवेदन, यानी कि हम कहीं दूर की खबरों को अपने पास पाना। सिंपल अगर कहा जाए, दूर की खबरों को पढ़ना। ठीक है। सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1960 में किया गया था, जिसको किया था एवलिट प्रियूट ने। ठीक है। सबसे पहले, वैसे तो उससे पहले भी काफ़ी इसके बारे में रिसर्च चलती थी। जो बैलून में उनमें जाके कैमरे से किया था, लेकिन उस सबसे पहले अगर सही ढंग से कहा जाए तो 1960 में सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका तात्पर्य क्या था कि एक दूरी पर स्थित धरातल या परिदृश्य के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना। यानी कि हमें किसी धरातल के बारे में अगर सूचनाएं प्राप्त करनी है तो हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की सहायता से अपने, जो हमें कहाँ से मिलती है विद्युत चुंबकीय, जो सूर्य से प्राप्त होती है, उससे उत्सर्जन से प्राप्त ऊर्जा से हम इसको प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है रिमोट सेंसिंग। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा अगर हम कोई खबर प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है हमारा सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग। अगर मैं सिंपल कहूँ तो सूचना संग्रहण साधनों में रडार भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि सैटेलाइट इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो सब क्या करती हैं, उनके अंदर वो सूर्य की रोशनी से ही अपना कार्य करती हैं, और उससे जो मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, बहुत सारी तरह की वेव्स होती हैं, तो उन वेव्सों की सहायता से जो सूर्य की ऊष्मा, विकिरण, परिकिरण, सबके बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो भी टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगी। तो उन सब में जब सुदूर संवेदन साधनों सहायता से दूर से ही विशिष्ट वस्तुओं और लक्ष्यों, प्रतिक्रियाओं संबंधित सूचना उपलब्ध करने की विधि सुदूर संवेदन कर सकती है। यानी कि हम बिना किसी चीज को छुए उसके बारे में अगर सूचनाएं प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है हमारा रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन। ठीक है। अब पृथ्वी तल पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की सहायता से हम इसको प्राप्त करते हैं, और वो कहाँ से मिलती है? सौर ऊर्जा से। ठीक है। इसमें अब इसमें आगे क्या होता है कि सुदूर संवेदन पृथ्वी सतह से ऊर्जा संचारित होगा। अब ये कैसे प्रोसेसिंग चलती है वो बता रही हूँ मैं, कि सुदूर संवेदनों के पास पृथ्वी सतह से ऊर्जा, देखो सूर्य की किरणों क्या होता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है, और जब आने के बाद जब वो वापस लौटती है तो ये क्रिया चलती है। ठीक है। तो पृथ्वी सतह से ऊर्जा संचारित होकर, यानी यहाँ से विकिरण द्वारा ऊर्जा संचारित हो रही है, कहाँ लौट रही है? वापस, जिससे उपग्रहों पर स्थित इन संवेदक विद्युत चुंबकीय विकिरण का अंकीय आंकड़ों के रूप में अभिलेखित कर प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। समझ में आया? यानी सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी पर आती हैं, जब वो विकिरण द्वारा वापस लौटती हैं तो उनमें जो वेव्स निकलती हैं, उन वेव को चुंबकीय विकिरण के द्वारा जब हम किसी आंकड़े को प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है सुदूर संवेदन। ठीक है। इस प्रकार चुंबकीय विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तल की सूचनाएं एकत्रित करना सुदूर संवेदन तकनीक कहलाती है। ठीक है। चुंबकीय विकिरण यानी कि वही मैग्नेटिक वेव्स, जो कहाँ से मिलती है? हमें सूर्य से। अब आगे बात करते हैं कि इस तकनीक में होता क्या है, कि इस तकनीक में सर्वाधिक महत्व तथ्य उपग्रहों में स्थित संवेदों की प्रकाश क्षमता का है। अब देखो, ध्यान रखना, एक तो उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उनको सैटेलाइट जो बोलते हैं, वो कहलाता है कि तकनीक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सैटेलाइट। उपग्रह मतलब यहाँ पर है सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट में स्थित संवेदकों को प्रकाशन क्षमता का है, यानी कितनी सैटेलाइट में कितनी अच्छी प्रकाशन क्षमता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे भारतीय उपग्रह कौन सा है? IRS-1C के संवेदक लेस 13 विभेदक, ये 23.5 मीटर तक की दूरी का संवेदक कहलाता है, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर कितना है? 5.8 मीटर। तो ये वेव्स जो होती हैं वो किस गति से कैच कर रहा है उस पर निर्भर करता है। तो ये जितनी वेव्स अच्छी होगी, कैपेसिटी होगी, वह उतना ही अच्छे से डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसमें आगे आप देखें कि सुदूर संवेदन 3 प्रकार के स्थल होते हैं, यानी 3 किस? भूमि पर, वायु पर। अगर इस चीज़ को हम छोड़ दें तो सिंपल समझें, भूमि, वायु और अंतरिक्ष, 3 तरह से ये अपना जो स्थल होते हैं वो 3 तरह से काम करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। तो इसमें क्या होता है, सुदूर संवेदन पृथ्वी तल की जानकारी के लिए उपग्रह द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय आंकड़ों के विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब कौन सी प्रक्रिया चलती है, पहले क्या होता है कि जब विकिरण द्वारा वेव्स आती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आंकड़ों की प्राप्ति होती है। फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा सूचनाओं का संग्रह, यानी हम उनको फिर इकट्ठा करते हैं, जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। फिर अंकीय आंकड़ों के साथ प्रतिबिंब तैयार किया जाता है। फिर उसके हिसाब से एक डायग्राम बनाया जाता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। अब आगे बात करें प्रथम प्रक्रिया में, अगर हम बात करें कैसे होती है कि सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन लघु तरंगों के रूप में विकिरित ऊर्जा प्राप्त होती है, ये पता होना चाहिए वेव्स के बारे में कि जो चीज़ जितनी गर्म होती है, जितनी गर्म उतनी उसकी वेव कैसी होगी, छोटी, ठीक है। ये ध्यान रखना, जितनी तरंगें गर्म होंगी यानी जितनी हीट पावर अधिक होगी उसकी लेंथ उतनी ही कम होती है। तो उस आधार पर सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें किस तरह से मिलती है, लघु तरंगों के रूप में मिलती है। और जो पृथ्वी से विकिरण होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। तो लघु सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, लघु तरंग के रूप में विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है, दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है। जैसे मैंने बताया था अभी कि सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये लघु तरंग के रूप में आती है और सूर्य ऊर्जा, और जब वापस लौटती है तो वो दीर्घ तरंग के रूप में लौटती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर सेकंड स्टेप क्या होती है कि आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ से जब वेव्स लौट रही हैं तो वो जो जिस जगह से लौट रही हैं, जहाँ की हमें जानकारी चाहिए, उन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और कंप्यूटर की सहायता से प्रतिबिंब तैयार किए जाते हैं। यानी जो डाटा मिलता है उसको फिर हिसाब से कंप्यूटर उसमें प्रतिबिंब बनाता है। अब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्या है, सुदूर संवेदन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के मापन पर आधारित होती है। यानी जो सैटेलाइट है या रिमोट सेंसिंग है वो किस पर निर्भर करती है, चुंबकीय ऊर्जा पर, मैग्नेटिक, जो कहाँ से मिलती है हमें, सूर्य से, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा विभिन्न रूपों में होती है, इसमें प्रमुख स्रोत सूर्य है। इसके दो रूप हैं। अब कौन कौन से दो हैं, पहला है निष्क्रिय सेंसर, दूसरा सक्रिय सेंसर, ठीक है। ये पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब निष्क्रिय सेंसर में क्या होता है, कुछ सेंसर या संवेदक सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, यानी जो सूर्य की उस ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं, खुद निष्क्रिय हैं, सूर्य की ऊर्जा ही सक्रिय रहती है, वो कहलाते हैं हमारे निष्क्रिय सेंसर। और सक्रिय सेंसर जो स्वयं की ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे रडार, लेज़र, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें कंप्यूटर लगा होता है और जो एक एनर्जी रखने के लिए सोर्सेज होते हैं, जिस कारण से वो, अब ये इनमें क्या खासियत होती है कि सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं, वो सिर्फ दिन में काम करता है, रात में काम नहीं करता। जबकि सक्रिय वाला जो होता है रडार, लेज़र, जिसमें खुद की भी ऊर्जा होती है, वो रात दिन दोनों टाइम काम करते हैं। अब ठीक है, अब ये दो रूपों में कैसे होती है, अब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा दो रूपों में होती है, तरंगों के रूप में और द्वितीय ऊर्जा वाहन कणों के फोटोन्स के रूप में। यानी द्वितीय ऊर्जा किसमें होती है, वाहन कणों के रूप में, जिनको क्या बोलते हैं हम, फोटोन्स। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो वाहन कण हैं, फोटोन्स क्या कहलाते हैं, वाहन कण, ठीक है। अब ऐसे तर्क जो प्राप्त संपूर्ण विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः उत्सर्जित करने की क्षमता रखते हैं, उसे ब्लैक बॉडी या कृष्णिका कहते हैं। अब इसमें एक ब्लैक बॉडी भी काम करती है। अब वो कैसे करती है कि जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आती है उसको अवशोषित करती हैं और फिर उसे उत्सर्जित करती हैं, बाहर निकालती हैं, तो वो उसे कहते हैं कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। आगे बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। ये तरंग दैर्ध्य, तरंग की लंबाई किस में नापी जाती है, मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। अब मीटर सबसे बड़ा है, नैनोमीटर उससे छोटा है, माइक्रोमीटर बहुत सूक्ष्म होता है। तरंग दैर्ध्य कुछ परिसर रेंज होती है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती हैं, यानी तरंग जो वेव्स चलती हैं उनकी जो रेंज कैसी है, कोई रेंज आ रही है, जैसे सूर्य पर रेंज आ रही है, वो रेंज कैसी है, वो क्या कहलाती है, हमारी स्पेक्ट्रम,
ठीक है। इसका विस्तार गामा किरण से रेडियो तरंगों के मध्य होता है। अब किरणें होती हैं, गामा किरण होती है तो उसके रेडियो तरंगें चलती हैं। आइए बताओगे रेडियो तरंगें कहाँ चलती हैं? आयन मंडल चलती हैं, तो रेडियो तरंगों के द्वारा होता है। और जैसे रेडियो वेव्स चलती हैं उसी आधार पर इनका आकलन होता है। विद्युत चुंबक ऊर्जा एक स्थान दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में पहुंचती हैं, यानी किससे रूप में? वेव्स के रूप में पहुंचती हैं। और एक पूरे कंपन के समय तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग लंबाई कहते हैं। यानी अब वो तरंगे आपस चल रही हैं तो एक बार जो कंपन होता है तो वो जितनी दूरी तय कर रहा है वो कहलाती है तरंग की लंबाई। कितनी लंबाई में ये तरंग चली। अब हम बात करते हैं कि किस किस तरह की किरणें होती हैं। ठीक है, जैसे ये बताया था मैंने गामा किरणें, पहले नेट में भी आए हुए क्वेश्चन है। गामा किरणों की जो होती है वो कहती है कि 3 nm से कम। ठीक है, एक्सरे कितना होता है? 0.03 से 330 nm। परावैंगनी किरणें 0.03 से 0.4। इसमें है ना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेट में कि इनको क्रम में लगवाया जाता है कि कौन सी वेव्स लंबी है और कौन सी छोटी। NM माने नैनोमीटर, UN माने अल्ट्रामीटर और CM माने सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो नंबर 1 गामा किरण है। मैंने सीक्वेंस लगा रखा, अगर ऐसे भी याद रखोगे तो सीक्वेंस बिगड़ा हुआ मिले तो उसे इसी सीक्वेंस में कर दोगे तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एक्सरे, तीसरे परावैंगनी, चौथे दृश्य प्रदेश, 5 अवरक्त, फिर लघु तरंग और फिर रेडियो प्रदेश। ठीक है, इस तरह से ये एक सीक्वेंस चलती हैं कम से ज़्यादा की ओर। अब बात करते हैं ऊर्जा की अन्योन क्रिया का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। हर एक चीज़ का स्रोत सूर्य ही है सैटेलाइट में, ये ध्यान रखना। ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें अवशोषण, संचारण, प्रकीर्णन की क्रियाएं होती हैं। अब अवशोषण क्या होता है कि वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के कुछ भाग ओजोन, जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कणों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये सबको पता है कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि गैसेज होती हैं, जलवाष्प होती है, तो उनमें जो ओजोन है, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक ऊष्मा को सोखने की क्षमता रखता है। और जलवाष्प भी उसमें, क्योंकि जलवाष्प में जितनी हीट होगी उतनी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसमें अवशोषण की क्रिया कौन कौन करता है? गैसेस करती हैं और साथ में जलवाष्प भी करते हैं, जिनको हम बोलते हैं जलवाष्प को बोलते हैं हम एरोसोल्स, जो धूल कण के साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब वायुमंडल में विद्यमान कणों द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण सभी की दिशाओं में विसरण होता है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। नॉर्मल तुमने देखा होगा कि सूर्य की किरणें आती हैं, वो चारों ओर प्रकाश फैलाती हैं। तो जब सूर्य की किरणें किसी जगह से टकराती हैं तो वो जब चारों ओर फैलती हैं तो उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, और ये प्रकीर्णन भी 3 प्रकार से होता है। पहला रैली प्रकीर्णन। रैली प्रकीर्णन में क्या होता है कि ये कम व्यास वाले वायुमंडलीय अणुओं में होती है, यानी जहाँ पर वायुमंडल में जो कण पाए जाते हैं वो बहुत छोटे कण होते हैं तो वहाँ पर होती है रैली प्रकीर्णन। अब इससे होता क्या है कि जो आकाश का नीला रंग है वो रैली प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, अगर ये रैली प्रकीर्णन ना होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर जो हमें लालिमा दिखाई जाती है वो भी रैली प्रकीर्णन के कारण ही होती है। देखा होगा तुमने, सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो ऑरेंज कलर या रेड पहुंचती हैं, इससे पूर्व वायुमंडल में लंबी यात्रा करनी पड़ती है। सबको पता है कि सूर्योदय और सूर्य किरण, जब सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर तो उन्हें लंबी यात्रा करके आना होता है। तो उस यात्रा में उनको ये देखा कि वायुमंडल की लंबी यात्रा करने जिस कारण सभी लघु तरंग कुछ दूरी के बाद प्रकीर्णन हो जाती हैं। तो लघु तरंगें जो आती हैं सूर्य से गर्म होती हैं, वो धीरे धीरे छोटी हीट उनमें कम होने लगती है तो वो चारों ओर फैलने लगती है, तो वो जो होती है उसको कहते हैं प्रकीर्णन। दीर्घ तरंग दैर्ध्य पृथ्वी तल तक पहुंचती हैं और धीरे धीरे करके वो दीर्घ तरंग के रूप में पृथ्वी तल तक पहुंचती हैं, जिस कारण सूर्योदय समय आकाश नीले की जगह नारंगी या लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है हमारा मी प्रकीर्णन। पहले रैली था, अब दूसरा मी। जब सूर्य से आने वाले विकिरण तरंगें दैर्ध्य वायुमंडलीय अणुओं के आकार के समान होती हैं।
ठीक है। जो वायुमंडलीय आकार है एरोसोल्स जिसे बोलते हैं, वो उनके आकार में। अब एरोसोल्स क्या होते हैं, सुबह के समय अगर तुम सूर्य की किरणें जहाँ से आ रही किसी विंडो से, उसे विंडो खोल के देखोगे तो चारों तरफ सूर्य की किरण धूल के कण के वायु में घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे एरोसोल्स। ठीक है, जो धूल कण वायुमंडल में हमारे आसपास बिखरे हुए होते हैं। तो वो धूल जलवाष्प गैस के मिश्रित रूप होते हैं जो वायुमंडल के निचले भाग तक ही सीमित रहते हैं। यानी एरोसोल्स कहाँ पाए जाते हैं, वायुमंडल के यानी हमारे जो क्षोभ मंडल है उसमें पाई जाती है, वो भी स्थल के पास। नेक्स्ट आता है तीसरा मी प्रकीर्ण। मी प्रकीर्ण क्या होता है, जब सूर्य से आने वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य वायुमंडलीय अणुओं के आकार के समान होती हैं। यानी इनमें कोई अंतर नहीं होता, जो वायुमंडल अणु हैं उनके आकार समान होते हैं। तो कारण वातकण जो एरोसोल हैं वो मिश्रित रूप में बनते हैं, जिस कारण निचले भाग ही सीमित, यानी जो एरोसोल्स हैं वो कहाँ बनते हैं, वो मी प्रकीर्ण का निचले स्तर में जो बनते हैं उनमें जो है ये प्रकीर्ण होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आवरणात्मक प्रकीर्ण। विकिरण तरंग दैर्ध्य से प्रकीर्ण करने वाले कणों का आकार अधिक होता है। यानी कि विकिरण करने वाले जो होते हैं वो प्रकीर्ण करने वाले कणों से आकार से अधिक होते हैं, और विशिष्ट कणों में जल बूंद या बड़े धूलकण प्रमुख हैं। जिसमें क्या होता है कि बड़े धूलकण, जैसे बताया था मैं, जो छोटे धूलकण हैं वो नीचे ऊंचे ऊपर होते हैं और बड़े धूलकण नीचे होते हैं, तो वो जो होते हैं वो आवरणात्मक प्रकीर्ण कहलाते हैं। इसका उदाहरण सबसे बड़ा बादलों का प्रभाव है। यानी बादलों को जब बूंदें होनी है, तरंग दैर्ध्य एक समान, बादलों आवरणात्मक प्रक्रिया का सर्व प्रमुख उदाहरण बादलों का प्रभाव है। बादलों में जल की बूंदें होने पर तरंग दैर्ध्य का एक समान प्रकीर्ण होता है, तो बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। तुमने देखा होगा बादल कैसे दिखाई देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो उसमें कारण क्या है कि जो प्रकीर्ण की क्रिया है वो पूरे क्षेत्र में एक साथ होती है। तो वैसे तो स्काई ब्लू दिखाई देता है, लेकिन इस प्रकीर्ण के कारण वो जो है हमें सफ़ेद दिखाई भी देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी।